Good morning to all of you again, and welcome to 11th history class. Again, we will continue, and our new topic of chapter 1 is early humans from trees to caves and open spaces. Means अर्ली ह्यूमन्स यानी कि प्रारंभिक मानव पेड़ों से गुफाओं और खुले स्थलों पर उनका आवास. सो अर्ली ह्यूमन्स फ्रॉम ट्रीज टू केव्स एंड ओपन एयर स्पेसेस. We are on surer ground when we try to reconstruct the evidence for patterns of residence. One of doing this is by plotting the distribution of artifacts. For example, thousands of flake tools and hand axes have been excavated at Kilombe and Olorgesailie in Kenya. These finds dated 700,000 and 500,000 years ago. So, इफ़ वी लुक, जो अर्ली मैन थे उनके रहन सहन के बारे में वो जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उनको पुनर्निर्माण करने की कोशिश की गई है, तो हम अपने आप को ज़्यादा सुनिश्चित आधार पर मानते हैं. उपलब्ध एविडेंस का पुनर्निर्माण करने का तरीका ये भी है कि उनके द्वारा निर्मित आर्टिफैक्ट्स यानी कि शिल्पकारी जो होती है आर्टिफैक्ट्स के फैलाव की जांच करना. उदाहरण के लिए उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका है उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के फैलाव की जांच करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, केनिया में जो किलोम्बे और ओलोजेसाइली ओर्लोसाइल के खनन यानी कि जो माइनिंग स्थल होते हैं पर हज़ारों की संख्या में औजार या ये जो अपन हैंड एक्स कुल्हाड़ी जिसको कहते हैं, कुल्हाड़ी टाइप जो औजार होते हैं वो मिले हैं. और ये औजार जो मिले हैं ये 700,000 to 500 ईयर्स पुराने हैं. हाउ डिड these tools accumulate in one place? It is possible that some places where food resources were abundant were visited repeatedly. In such areas, people would tend to leave behind traces of their activities and presence, including artifacts. The deposited artifacts would appear as patches on the landscape. The places that were less frequently visited would have fewer artifacts which may have been scattered over the surface. So, अब जब अपन ने देखा कि बहुत हज़ारों की तादाद के अंदर जो अपने को ये हैंड एक्सेस मिले हैं और फ्लेक टूल्स मिले हैं एक ही जगह के ऊपर, तो ये क्वेश्चन उठता है कि ये इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठे हो गए. हो सकता है कि जिन कुछ स्थानों पर फूड रिसोर्सेज यानी कि खाद्य पदार्थ बहुत ज़्यादा मिलते थे वहाँ लोग बार बार आते थे, और ऐसे एरिया में ये लोग शिल्पकृति यानी कि आर्टिफैक्ट्स करते होंगे, अपनी एक्टिविटीज़ करते होंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को चिन्हित करते होंगे और अपनी एक्टिविटीज़ को ये दर्शाते होंगे. ऐसा लगता है कि पूरे जो सिनारियो है, पूरा जो सीन है उसमें कुछ ही क्षेत्रों में जमा आर्टिफैक्ट्स मिलती हैं और वह क्षेत्र कुछ अलग से ही दिखाई पड़ते हैं. और जिन स्थलों पर लोगों का आना जाना कम होता था वहाँ ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो कम क्वांटिटी के अंदर
या कम मात्रा में अपने को सरफेस के ऊपर मिलती है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेसेस जो जहाँ पे एक्चुअली जहाँ पे ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स होते थे, जहाँ पर फूड रिसोर्सेज ज़्यादा होते थे, वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, जो ज़्यादा आते थे, और जब वो वहाँ पर आते थे तो नेचुरली कुछ ना कुछ काम भी करते होंगे, तो शिल्पकारी करते होंगे या कुछ भी करते होंगे, तो उनके जो भी उनके औजार थे या आर्टिफैक्ट्स थे वो उस जगह पे ज़्यादा है जहाँ पे खाना ज़्यादा मिलता है। गॉट इट? समझ में आ गया? क्लियर? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े? ओके। It is also important to remember that the same locations could have been shared by hominids, other primates and carnivores. और यहाँ एक बात याद रखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि एक ही एरिया में होमिनिड और दूसरे प्राइमेटों और मांस भक्षियों के साथ निवास करते थे। ये बात भी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि रिमेंबर दैट द सेम लोकेशंस कुड हैव बीन शेयर्ड, यानी कि वो लोकेशन जहाँ पे वो आते थे, खाना ज़्यादा मिलता था, या जहाँ पे भी वो रहते थे, वो लोकेशन शेयर की जाती थी दूसरे मांसभक्षी जानवर, यानी कि जो दूसरे हिंसक जानवर होते हैं उनके साथ, दूसरे प्राइमेट्स के साथ और होमिनिड। क्लियर? बिटवीन 400,000 and 125,000 years ago, caves and open-air sites began to be used. Evidence for this comes from sites in Europe. In the Lazaret cave in southern France, a 12 into 4 meter shelter was built against the cave wall. Inside it were 2 hearths and evidence of different food sources: fruits, vegetables, seeds, nuts, birds' eggs and fresh water fish, जिसके अंदर ट्रॉट, पैरे and carp. At another site, Terra Mata on the coast of southern France, flimsy shelters with roofs of wood and grasses were built for short-term seasonal visits. So, लगभग 400,000 से 125,000 पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन शुरू हुआ। इसके साक्ष्य अपने को, इसके एविडेंस अपने को यूरोप के में मिलते हैं, जैसे कि सदर्न फ्रांस के अंदर लाजरेट जो गुफा है, लाजरेट नाम की जो गुफा है, उसकी दीवार से सटाकर 12 into 4 मीटर आकार का एक निवास स्थान बनाया गया। उसकी दीवार से सटाकर एक 12 into 4 मीटर का एक आवास स्थान बनाया गया। जैसे ये अपनी बुक के अंदर उसका एग्जाम्पल दे रखा है, ये 12 into 4 का ये आकार, ये शेल्टर बनाया गया गुफा से सटा करके बिल्कुल। और इसके अंदर 2 चूल्हे, हेर्थ्स मीन्स 2 चूल्हे, और भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूड सोर्सेस थे वो एज एन एविडेंस पाए गए हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, नट्स, बर्ड्स एग, और जो मीठे जल की फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, मीठे जल की जो मछलियाँ होती हैं, जैसे कि ट्राइट है, पर्च है और कार्प है। इन सारी चीज़ों के, इन सब चीज़ों के क्या एविडेंस मिले हैं अपने को उस गुफा के अंदर, लाजरेट जो केव है जो कि सदर्न फ्रांस के अंदर है, वहाँ से मिले। एक और हिस्टोरिकल प्लेस जो कि सदर्न फ्रांस के कोस्ट पे है, समुद्र तट पे है,
उस जगह का नाम है टारा अमाटा, और उसमें घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमज़ोर झोंपड़ियाँ बनाई गई हैं, और वो काय के लिए बनाई गई है? फॉर शॉर्ट टर्म में विज़िट, यानी कि कोई जैसे कि कभी मौसम वहाँ पे रहने लायक है तो जा कर के वहाँ पे रह लिए, तो वो शॉर्ट टर्म झोंपड़ियाँ उस वहाँ पर बनाई गई थी, और उसके एविडेंस भी अपने को मिले हैं। क्लियर? Pieces of baked clay and burnt bone along with stone tools dated between 1.4 million years ago and 1 million years ago have been found at Chisowanga in Kenya and Swatkarans in South Africa, where these the result of a natural bushfire or volcanic eruptions, or were they produced through the deliberate controlled use of fire? We do not really know. So यहाँ पे अपन को एक चीज़ देखने को मिलती है, केन्या में जो चेसोवांजा और साउथ अफ्रीका में जो स्पॉट क्रॉन्स में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े भी मिले हैं, जो करीबन 1.4 मिलियन ईयर्स से 1 मिलियन ईयर्स पहले तक की हैं। अब क्या ये चीज़ें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या वॉल्केनो से उत्पन्न जो आग वॉल्केनो से जो आग पैदा होती है से जलने के परिणाम है? क्या ये चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियाँ जो नेचुरल जो फायर है उससे जली गई हैं, या यह एक सुनिश्चित सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई है, या फिर उन्होंने ही आग लगाई कि हमें चिकनी मिट्टी को बेक करना है और उसको पक्का बनाना है, या जो जानवरों के से वो मीट लिखाते थे वो उन्होंने फ्राई किया जिससे कि हड्डियाँ भी बर्न हुई। तो इसके बारे में जो हिस्टोरियंस हैं या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके पास सही रूप में इसकी जानकारी नहीं है। Hearths on the other hand are indications of the controlled use of fire. This had several advantages. Fire provided warmth and light inside caves and could be used for cooking. Besides, fire was used to harden wood, as for instance the tip of the spear. The use of heat also facilitated the flaking of tools. As important, fire could be used to secure. Jesus loves me, this I know.